बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस समय चल रहे हैं। जो तत्काल सरकार है उसके प्रति या उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में जो ही बातें रहेंगी, इस मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष लल्लन यादव जी हैं, जो लगातार किसानों की समस्याओं को उठाते हैं और उसे देश स्वागत है। आज आप हमारे बीच में हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो बीजेपी सरकार चल रही है, इससे किसान कितने खुश हैं, क्या समस्या उनके सामने आ रही है? देखिए, वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है, जो अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे, जब किसान यूरिया DAP मांगता है उन्हें लाठी खानी पड़ती है। उनके जब लड़के नौकरी मांगते हैं तो लाठी खानी पड़ती है। उनके गरीब किसान मजदूर असहाय पीड़ित शोषित के जब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको बंद करने की योजना लाई जाती है, जो कि सरासर गलत है। ये विद्यालय है, शिक्षालय है, पाठशाला है, इसको बंद कर आप दारुआलय खोलेंगे, मद्यालय खोलेंगे, मधुशाला खोलेंगे। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे 90% से अधिक गरीब कमज़ोर किसान मजदूर के बच्चे होते हैं, सबसे अधिक बच्चे। और उसमें भी इनमें पढ़ने वाले बच्चे दलित, बैकवर्ड, अन्य पिछड़ जाति सब मिला के 99% बच्चे कमज़ोर होते हैं। आर्थिक रूप से जो निर्धन होते हैं, दलित होते हैं, पिछड़े होते हैं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग होते हैं और सवर्ण समाज के बहुत कम के लोग होते हैं, जो इस सरकारी विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस तरह से शिक्षा को ख़त्म करने की नीति है। नेताजी, जैसे अभी हाल ही में स्कूल मर्ज की समस्या आ रही थी, जिस पे 50 बच्चे अगर जिस विद्यालय में न होंगे वो विद्यालय बंद हो जाएगा। तमाम इस प्रकार धरना प्रदर्शन हुआ, अलग अलग पार्टियों ने इसके प्रति प्रदर्शन किया। तो जो बीजेपी सरकार की जो नीति थी, इसे लेकर आप किस रूप में देखना चाहते हैं? बीजेपी की जो नीति थी, योजना थी, असफल थी। यही कारण है इन भाजपा के लोगों ने या मंत्रिपरिषद में जो बात रखने की कोशिश की गई थी कि इन विद्यालयों को बंद किया जाए, अंत में बैकफुट पर आकर के इन विद्यालयों को चालू करने की योजना कल से लागू कर दी गई है। कहीं न कहीं नीयत में गड़बड़ी थी, कहीं न कहीं नीति में खोट थी, इसकी वजह से बैकफुट पर आना पड़ा। और भाजपा की बात करते हैं, भाजपा के लोगों को जो है कार्यकर्ता हैं वो भी खुश नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, भ्रष्ट हैं, बेलगाम हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यही कासमाबाद का ज्वलंत मुद्दा है, अभी तरोताज़ा घटना है जी। कासमाबाद तहसील है, इस तहसील में क्या कहेंगे, कितनी लगातार तो ये चर्चाएं आती हैं कि सबसे भ्रष्ट तहसील है, लोग कोई भी आते हैं अपनी बातें रखते हैं, संविधान दिवस भी होता है, लेकिन ये लगातार ये समस्याएं काफ़ी समय से सामने आ रही हैं कि इस तहसील से सबका समाधान सभी लोग दूर दराज से आते हैं लेकिन संतुष्ट अब तक नहीं हुए हैं। फाइलें गायब हो जाती हैं, कर्मचारियों से खुश नहीं रहते हैं। भ्रष्टाचार से कितना तक हो रहा है? इस गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पराकाष्ठा पर है, उत्कर्ष पर है। मैं कहना चाहता हूँ, जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं भाजपा की गवर्नमेंट में 10 साल में जितने संपत्ति अर्जित किए होंगे, अपनी ईमानदारी की कमाई में 40 साल में अर्जित नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यदि संपत्ति की जांच करानी है तो आप अपराधियों की जांच कराते हैं, अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों की जांच करा लें। मैं सच बताता हूँ कि 40 साल के इतिहास में इन्होंने कभी जो नहीं कमाया होगा, 10 साल के इतिहास में गैर इरादत तरीके से, नाजायज़ तरीके से कमा करके करोड़पति बने हैं। मैं सीधा कहना चाहता हूँ, जो जनता से जुड़े कर्मचारी अधिकारी हैं, जैसे लेखपाल हैं, सेक्रेटरी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, कुछ ऐसे भ्रष्ट हैं, कुछ ऐसे महाभ्रष्ट हैं जिनकी संपत्ति 10 साल में न जाने कई गुना हो गई, लेकिन ईमानदारी से कमाए होंगे तो 40 साल में भी इतना नहीं कमा पाएंगे जो 10 साल में कमाए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कासमाबाद इस वर्तमान परिवेश में जनपद नहीं, यदि प्रदेश की बात की जाए तो पराकाष्ठा पर वन पर होगा भ्रष्टाचार के आरोप में। बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ माननीय योगी से कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर बेलगाम जो हो गए हैं उनकी जांच कराई जाए, आज से अधिक संपत्ति मिलेगी और उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। मैं माननीय योगी से, माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। तो लगातार ये जो समस्याएं सामने आ रही हैं भ्रष्टाचार की, ये तो इससे लोग पीड़ित हैं, काफ़ी पीड़ित हैं। तो इसे क्या लग रहा है, पिछले गवर्नमेंट सरकार जो सपा की सरकार थी उसमें भी यही प्रक्रिया थी या इस सरकार में अधिक मात्रा बढ़ चुकी है? नहीं, इसमें चरम सीमा पर है। कारण है भाजपा के लोग भी इस गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं, पदाधिकारी भी खुश नहीं हैं।
क्योंकि उनकी बात को भी यदि लेके जाते हैं, इसमें सबसे अधिक बैकडोर यानी पिछला वाला दरवाज़ा खुला हुआ है। आप समाजवादी पार्टी के हैं कि बहुजन समाज के हैं कि कांग्रेस के हैं कि भाजपा के हैं, इससे कम लोगों को लेना देना है। सबसे अधिक बैकडोर से हो रहा है काम। सही को सही कहने वाला नहीं मिल रहा है, गलत को गलत कहने वाले लोग मिल रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि सही को सही कहने वाला मिल जाए और न्याय हित में, जनहित में यदि फैसला लिया जाए, उनकी पैरवी की जाए, सुनवाई हो, तो स्वाभाविक ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है इस गवर्नमेंट में। यानी दूसरी तरफ महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है या समय का नियम है, चक्रव्यूह है, जो कि दिन पर दिन महंगाई कोई बड़ी माने कोई नई बात नहीं है, इतना होना चाहिए? क्या लग रहा है, रोजी रोटी जिस तरह से बढ़नी चाहिए, जिसका जो इनकम आय का जो दायरा बढ़ना चाहिए उसमें और महंगाई में, इसे आप किस रूप में देखना चाह रहे हैं? देखिए, जब शिक्षा का अभाव हो जाएगा, शिक्षा पर रोक लगेगी, तो स्वाभाविक ही नौकरी की कोई मांग नहीं करेगा। जब नौकरी की मांग नहीं करेगा तो नौकरी की कोई वैकेंसी नहीं आएगी। जब नौकरी की वैकेंसी नहीं आएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार की कोई बात नहीं करेगा। तो इस गवर्नमेंट में एक बात और है, सच्चाई है, बता दें, महंगाई तो चरम सीमा पर है। जब हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, स्वाभाविक है। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो अंकुश लगा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। उस टैक्स को कम कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो स्वाभाविक महंगाई कम आ जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे जो टैक्स लग रहे हैं उस पर कम किया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। और ये अंकुश कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का अलग टैक्स है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स है। ये इतनी चरम सीमा, मान लीजिए 47-48 रुपया पेट्रोल पड़ती है, लेकिन वेट स्टेट का, वेट सेंट्रल का, यानी स्टेट टैक्स और सेंट्रल दोनों मिला करके दुगुना से बेसी हो जा रहा है। तो टैक्स पे भी कम कर दिया जाए, स्वाभाविक है कि महंगाई कम हो जाएगी। नेताजी, जिस प्रकार कंपोजिट स्कूल हो गए, 2 स्कूल मिलकर एक कंपोजिट स्कूल हो गया, अब कंपोजिट शराब की दुकान खुल रही है, कितना विकास हो रहा है? देखिए, अब तो ये बात कर दी आप, मैंने कहा ना कि शिक्षालय बंद करेंगे, विद्यालय बंद करेंगे, पाठशाला बंद करेंगे, मदिरालय खुलाएंगे, दरवाले खुलाएंगे, बियर बार खुलवाएंगे, इसलिए कि किसी को असुविधा ना हो। कंपोजिट का मतलब संयुक्त, जिसको देसी चाहे देसी पी लो, जिसको विदेशी चाहे विदेशी पी लो, दोनों प्रसाद, जिस प्रसाद को ग्रहण करना हो कर लो, एक ही जगह संयुक्त मिल जाएगा। कहीं अब दौड़ने के भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, गरीब के बच्चे दूर जाकर पढ़ेंगे, कमज़ोर के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे जाके दूर पढ़ेंगे, लेकिन दारू पीने वालों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर कम हो जाए, डाउन हो जाए, लेकिन दारू पीने वालों की संख्या न कम होनी चाहिए और न खत्म होनी चाहिए। उनकी संख्या तीव्र बढ़े। जब तीव्र बढ़ेगा तो राजस्व का विकास होगा, राजस्व आएगी, वसूली होगी। ये नियत है जो सरासर गलत है, जनहित में नहीं है, न्याय हित में नहीं है, गरीब के विरोध में है, किसान के विरोध में है, मजदूर के विरोध में है। इस पर अंकुश लगनी चाहिए। तो जिस प्रकार शराब का सेवन करके बीमार पड़ेंगे, फिर दवाई कराएंगे, इस पैटर्न को जिस प्रकार सरकार स्वास्थ्य की बात कर रही है, तो ये स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के हित में कितना, इसे आप एक बात बता दूं दारू पीने वालों के लिए कि शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक चारों नुकसान होता है। शारीरिक, जब इंसान दारू पीता है, मदिरा पीता है, तो शरीर के बहुत से महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लीवर, फेफड़ा, किडनी, सबको डैमेज करता है। आर्थिक, पैसा भी आप नुकसान करेंगे। शारीरिक, आपका शारीरिक भी खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और सामाजिक, समाज में एक आ जाएगा, आप सामने से गुजरेंगे ना तो लोग आपको नशेड़ी के नाम से देखेंगे, गंजड़ी भंगड़ी के नाम से देखेंगे, दारूबाज के नाम से देखेंगे। इसलिए दारू पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 2017 से लेकर 2025 तक अभी तक ओम प्रकाश रावत का कार्यकाल लगभग 7 या 8 साल हो गया। इसमें आप क्या विकास देखे हैं कभी? हमने तो आज तक माननीय ओम प्रकाश रावत जी, जो कैबिनेट का स्तर के मंत्री है, वो एक दिन बोल रहे थे कि अध्यापक के ऊपर कि अध्यापक 70-80 हज़ार रुपया कमाता है, 70 से 80 हज़ार रुपया कमाता है। उनको नज़र आता है कि एक अध्यापक 70 से 80 महीना कमाता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता है कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे गरीब के हैं, किसान के हैं, मजदूर के हैं, असहाय के हैं, निर्धन के हैं, वो नज़र नहीं आता है। और इनके कार्यकाल में क्या बताऊँ मित्र, कभी भाजपा से भी रहे हैं विधायक, सपा से भी विधायक चुन लिए गए हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। दिखा दीजिए ना जौहराबाद में कितना शिलापट लगा है उनका, दिखा दीजिए। मैं वादा करता हूँ, विश्वास देता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा है, बिना गठबंधन, बिना अलायंस का 403 में एक सीट दिखा दें जीत करके, एक सीट। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, आप लोगों को भरोसा विश्वास देता हूँ, एक सीट नहीं जीतेंगे बिना अलायंस, बिना गठबंधन का। मैं विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं।
जौहराबाद की धरती रो रही है। कासमत चौराहे पे जो अवैध कब्जा दिख रहा है आपको, ठेला गाड़ी बस स्टैंड, इसको इस पे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो ठेला गाड़ी लगाए हुए हैं ये लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं, कहीं न कहीं आजीविका का साधन होना चाहिए। इनके लिए एक अलग व्यवस्था कर दी जाए, एक अलग जगह बना दिया जाए, जो सड़क है सड़क हादसा छोड़ के उनको एक स्थान दे दिया जाए ताकि खोइचा वाले भी बेचारा अपना परिवार को जिया सकें। इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन व्यवस्था है। चाहिए कि उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था करें, वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, क्योंकि उनका भी परिवार है, जीने का साधन चाहिए, रोजगार मिल नहीं रहा है, महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पर है। बेरोजगारी में क्या करेंगे? ठेला रिक्शा चला कर परिवार को तो जिलाना है ना भैया, तो ये करना ही पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके लिए एक अलग व्यवस्था किया जाए, उनके लिए मंडी बनाया जाए, उनके लिए स्थान चयनित किया जाए। अभी हमने एक चौराहे पे ठेला वाला से बात किया तो वो बता रहा था कि जो यहाँ का मालिक है, रूम किराया जो मिल रहा है दुकान के लिए, वो कम से कम 7,000 8,000 है, तो हम लोग क्या करें? नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए आपकी तरफ से कोई योजना? हाँ, उसकी तरफ से है कि जैसे नगर पालिका जब होता है तो उसके लिए दुकानें बनती है। तो अभी तो नगर पालिका टाउन एरिया हमारा हुआ है नहीं कासमाबाद, उसके लिए भी चाहिए कि कहीं से भी, मैं बता रहा हूँ, कहीं से भी गांव समाज की कोई ज़मीन हो या सरकारी जो ज़मीन हो, वहाँ बैठ करके कुछ बात करके, कुछ पहल करके एक बना दिया जाए ताकि उनका यह स्थान चयनित रहेगा, वहाँ अपना रोजगार करेंगे, रोजी रोटी करेंगे, अपने परिवार को जिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने से सभी मुद्दे बात हुआ, समय समय से बहुत से मुद्दों पर बात करेंगे। इस